नमस्कार, मैं रोहित कुमार और मैं आज से आप लोगों को ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको अर्थ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले अर्थ के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। अर्थ वो एक ऐसा ग्रह जिस पे ह्यूमन लाइफ या ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब कि सारे सजीव जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सारे चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे सौर मंडल का जितने भी प्लैनेट्स है उसमें से ये थर्ड नंबर का अकॉर्डिंग टू सन के अनुसार, जैसे कि सन है उसके जस्ट बाद मरकरी आता है, फिर वेनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है। उसके अनुसार हमारा अर्थ थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। मैं अर्थ को डिस्कस करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम अपना। देखिए, सबसे पहले आता है आपको जनरल फैक्ट्स। कोई भी चीज़ आप जानते हैं उसके बारे में हमें सबसे पहले जनरल फैक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। उसी ढंग से अर्थ के बारे में हमें जनरल फैक्ट्स मैं वन लाइनर बाई आपको अभी बताते चलूँगा, फिर मैं इसमें और भी अपडेट करके आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि पहला बोल रहा है, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब कि अर्थ जो है वो तीसरे नंबर का प्लैनेट्स आता है अकॉर्डिंग टू सन के अनुसार। अगर सन की दूरी जहाँ से है वहाँ से तीसरे नंबर पे हमारा, पहले नंबर पे आ गया मरकरी, फिर आ गया वेनस, फिर आ गया अर्थ, फिर आ गया मार्स, फिर आ गया जुपिटर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज़ द ओनली नोन प्लैनेट इज सपोर्ट लाइफ, ठीक है। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स में ओनली वन सन एक ऐसा प्लैनेट्स है जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, पृथ्वी का अप्रॉक्सीमेटली एज क्या होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स का एज होता है, किसी प्लांट्स का एज होता है, ऐसे हमें अलग रखना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स का एक एज होता है, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, लोग डेथ कर जाए, तो वो एज मैटर नहीं करता है। बट अगर हम एज का बात ले लेते हैं तो पृथ्वी का एज आपसे पूछेगा कि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पृथ्वी का एज आपसे पूछेगा तो कितना वर्ष है, तो आपको पता होना चाहिए 4.54 अरब वर्ष, ठीक है। मतलब कि इतना दिन तक पृथ्वी, अगर कोई इसमें आकर के उल्कापिंड या कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे अर्थ को नुकसान पहुंचे, तो इतने दिन तक लगभग चल सकता है अर्थ, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह कहने का मतलब है कि पृथ्वी का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजे जाते हैं हमारे अर्थ के द्वारा, जैसे हमारे इंडिया के द्वारा नासा के द्वारा भेजा जाता है, सॉरी, हमारे इंडिया में इसरो के द्वारा भेजा जाता है, अमेरिका नासा, स्पेस एक्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, जक्सा, ठीक है, रॉस्कोमॉस, ये सब अलग अलग स्पेस में भेजने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे देश का इसरो है, जो इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब जो भेजते हैं वो भेजते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, लेकिन हमारे पास जो है वो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है मून। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। बोल रहा है ये सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा कि कौन सा है, तो हमें भी याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा वो कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है जुपिटर, ठीक है। और बोलेगा कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो वो आपको याद रखना है कि फिफ्थ नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास जो है, ठीक है, डायमीटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पृथ्वी का डायमीटर जो आपसे पूछेगा वो कितना है, तो आपको बताना है 12,742 किलोमीटर। ठीक है, आपका पृथ्वी का व्यास पूछेगा 12,742 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी का 71% हिस्सा, मतलब कि 71% जो भाग है वो किस चीज़ से ढका हुआ है, वाटर से। ठीक है, H2O, वाटर का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, H2O से ढका हुआ है। बाकी जो 29% हिस्सा है जिस पे बहुत सारे प्लेटू है, पर्वत है, ज़मीन है, प्लेन एरिया है, ठीक है, ये सारे चीज़ जो हैं वो कितने परसेंट पे है, 29% पे। इसी पे सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछेगा कितना है, तो 5.97 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5.97 गुने 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो अगला पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिए थे तो ये एग्ज़ाम में एक दो बार आया था, रेलवे के एग्ज़ाम में। बोल रहा है यह एकमात्र ग्रह है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट सक्रिय है। सक्रिय मतलब कि एक्टिव है। एक्टिव जो आपसे पूछेगा कौन से ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ पे, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव है, तो आपको याद रखना है अर्थ एक ऐसा प्लैनेट्स है जिस पे टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, और मैं इसका पीडीएफ भी आपको लिंक कर दूंगा। आप प्लीज़ करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे लाऊं और डिस्कस करूं। और साथ ही साथ मैं कुछ दिनों में आपके लिए करंट अफेयर्स का भी कोर्स लाऊंगा, और रेगुलर चलेगा वो पर डे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में, आप यहाँ याद रखना है। ठीक है, वायुमंडल के बारे में डिस्कस किया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। आपसे पूछेगा नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो याद रखना है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, O2 आपसे पूछेगा तो 21%, और एन मतलब कि नाइट्रोजन पूछेगा तो आपको याद रखना है 78%। और साथ ही जो बच जाता है उसी में बहुत सारे गैस आते हैं, जैसे कि आपको हम एक अप्रॉक्सीमेटली बता देते, लगभग शायद 0.3% हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, CO2 जो बोलते हैं, जो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वायुमंडल के 5 परतें होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है कि सूरज से, ठीक है, सन से जो भी परावैंगनी किरण, जिसको यूवी रेडिएशन बोलते हैं या यूवी रे बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, वो जो हमारे अर्थ पे पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी अर्थ पे अगर यूवी रेडिएशन पड़ता है तो उसको अर्थ का एक प्रोटेक्शन लेयर होता है जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं, वो क्या करता है अपने अंदर इसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और बहुत समय पहले ये ऑस्ट्रेलिया में इसका क्षय हो चुका था, इसके अंदर होल हो चुका था। ठीक है, तो अब इसका होल कैसे होता है ये आपको याद रखना है। तो इसका होल होने का रीजन क्या है, मैं उस पर आपको डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए मैंने इसको इरेज कर लिया। यहाँ पे बोल रहा है कि एक गैस होता है जिसको हम CFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFC गैस। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ओ सॉरी, CFC गैस। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्या होता है, ये पृथ्वी का जो ओजोन लेयर होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से निकलता है, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उससे निकलता था, या जो पहले फ्रीज आते थे उसके ऊपर एक बहुत फ्रीजर करने के लिए जो लगाया जाता था उसको हम बोलते हैं CFC। जो एक बॉक्स होता था उसमें CFC गैस होता था, जिसकी वजह से बहुत रिलीज होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मॉडिफिकेशन करके अभी ये चीज़ को बंद
कर दिया गया, बहुत ही कम CFC का यूज कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादातर इसका ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता था, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर का नुकसान किस चीज़ से होता है, तो CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी का औसत तापमान, मतलब कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री क्या होता है, पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आपके लिए उतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस बोला, ग्रीन हाउस गैस गर्मी को वायुमंडल में रोकती है। याद रखना है कि आपका जो भी वायुमंडल जो गर्म होता है वो कौन से गैस के वजह से होता है, CO2, और इसी के वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस गैस हो, मतलब ग्रीन हाउस गैस के नाम से किसको जाना जाता है, CO2 को, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बोल रहा है अत्यधिक CO2 उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग में आपसे पूछ लेगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से गैस का योगदान होता है, कौन से गैस का योगदान होता है, तो आपको याद रखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट बोला है महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। अब आपसे बोलेगा कि पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, तो याद रखना है अर्थ के टेम्परेचर को जो मेंटेन करता है वो हमारा ओशियंस करता है। टोटल ओशियंस कितने हैं, मेनली 5 है, ठीक है, जिसमें आपका पैसिफिक आ गया जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे डीपेस्ट है, ठीक है, और हिंद महासागर आ गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ध्रुवीय क्षेत्र तेजी से पिघल रहे हैं। तेजी से पिघलने का रीजन क्या है, यही है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ेगा वैसे ही वहाँ पे क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्र का जो बर्फ़ है ना वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और जब वो पिघलेगा तो क्या करेगा, हमारे जो अर्थ में जहाँ पे आइस है वो पिघलेगा, और वो जो ओशियंस है और सी है उसके वाटर लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, मानसून पृथ्वी के झुकाव के कारण होने वाली मौसमी हवाएं हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है बस नॉलेज के लिए कि मानसून जो होता है वो पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री पे होता है, तो याद रखना है 23.5 डिग्री पे होता है, ठीक है। और इसी के कारण से जो मानसून जो मौसमी हवाएं होते हैं इसी के वजह से चलती है, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ओ सॉरी, ऑल इरेज। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी की 3 परतें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है पृथ्वी का 3 परतें हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेकर के समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, इसमें से अगर हम 3 इसका लेयर को निकालते हैं तो जो फर्स्ट लेयर होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। जो सेकेंड लेयर होता है इसको यहीं पे होता है, सेकेंड लेयर जो होता है उसको बोला जाता है मेंटल, और इसमें 2 लेयर होता है, एक को बोलते हैं इनर कोर और एक को बोलते हैं आउटर कोर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पृथ्वी के कितने लेयर्स होते हैं, 3, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं इनर कोर और एक को बोलते हैं आउटर कोर। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे ध्यान देते हैं। बोल रहा है भूप्रपटी सबसे ऊपरी परत होता है, ठीक है। जैसे कि क्रस्ट जो होता है, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, यहाँ लिखा हुआ क्रस्ट इज अ आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है हमारा, तो याद रखना है आपको क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आपका महाद्वीपीय भूप्रपटी महासागरीय से मोटी होती है। देखिए यहाँ क्या बोला है, महाद्वीपीय भूप्रपटी महासागरीय प्रॉपर्टी से ज़्यादा मोटी होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जहाँ पे वाटर होता है और जहाँ पे लैंड होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे लैंड है, तो इसकी जो परत होगी लैंड की वो ज़्यादा मोटी होगी, किसके अकॉर्डिंग में, भू महासागर के, मतलब महासागर में जो होंगे उससे ज़्यादा मोटा किसका होगा लेयर, ये महाद्वीप का, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है।
देखिए आगे क्या बोला है, मेंटल की लंबाई, मेंटल जो मतलब कितना किलोमीटर तक है ये आपको याद रखना है। तो मेंटल जो है वो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपसे पूछेगा कि मेंटल कितने मतलब कितनी गहराई में फैली हुई है, तो 29 किलोमीटर तक में फैली हुई है। जस्ट आपको मैंने अभी आपको बताया कि कोर को दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, जस्ट ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि कोर को दो भागों में बांटी गई, बाहरी कोर और भीतरी कोर, ठीक है। अब देखो ये आपको याद रखना है कि इसमें ठोस कौन सा होता है और द्रव कौन सा होता है। तो याद रखना है जो इनर कोर होता है, ठीक है, ये जो इनर कोर होता है, ठीक है, इनर कोर होता है सॉलिड में, मतलब कि ठोस में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड में होता है। और बोलेगा कि इनर कोर किस अवस्था में होती है, तो इनर कोर जो होती है वो तरल की अवस्था में होती है, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और इसको बता देता हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है कि पृथ्वी के कितने लेयर्स होते हैं, 3 होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर हो गया। यहाँ सबसे ऊपरी जो लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो महासागर होते हैं और महाद्वीप होते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स और जो कॉन्टिनेंट हो गया और ओशियंस हो गया, तो ओशियंस के अकॉर्डिंग में कॉन्टिनेंट का जो वो होता है थिकनेस जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है, उसका जो लेयर होता है ना वो ज़्यादा मोटा होता है। नेक्स्ट बोल रहा है मेंटल जो होता है वो 29 मतलब कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक को बोलते हैं आउटर कोर, एक को बोलते हैं इनर कोर, ठीक है। जो बोला जाता है इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब कि ठोस अवस्था में होता है। और जो इनर कोर होता है बाहरी जो होता है, ठीक है, बाहरी कोर जिसको हिंदी में बोला जाता है तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था कहने का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मतलब कि एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मिस्टेक हो जाए तो छोटा भाई समझ करके थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट बोला है पृथ्वी की गति। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पृथ्वी की गति मतलब कि देखिए पृथ्वी में दो गति होते हैं, एक को पहले हम बोल देते हैं, उसके बाद एक को बोलते हैं रोटेशन और एक को बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन को हिंदी में बोला जाता है ये इसको बोला जाता है घूर्णन, और जो रेवोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है परिक्रमण, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। बोलता है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो किस से किस डायरेक्शन में घूमती है, तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से कहने का मतलब है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो पूछेगा कि वो कहाँ पे घूमती है, तो वो अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है एक घूर्णन में 23 घंटे, ठीक है। हम लोग ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे मानते हैं, लेकिन इसका जो एक्यूरेट टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है आपका, तो आपको याद रखना है एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और बोला जाता है देखो यहाँ पे आपका 4 मिनट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 मिनट, हाँ शायद नेक्स्ट बोल रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अप्रॉक्सीमेटली 365 दिन का समय लेता है घूमने में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 365.25 मतलब कि 365.25 दिनों में घूमती है, ठीक है। यही जब ऐड हो करके 4 साल आ जाते हैं तो ये एक लीप ईयर्स होता है, जिसमें हम लोग लीप ईयर्स में 366 डेज
इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यह परिक्रमण ऋतु को बनाता है, ठीक है। अब याद रखना है कि जो रेवोल्यूशन और रोटेशन के बीच में क्या होता है, जैसे रोटेशन होता है तो रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है, ठीक है, दिन और रात होते हैं रोटेशन के वजह से। और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से होता है मौसम में बदलाव, ठीक है, ठंडा गर्मी जो भी आते हैं वो। नेक्स्ट बोला है पृथ्वी की धुरी, मतलब जो पृथ्वी झुकी हुई है, आपको जस्ट पीछे हम आपको बताएं 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी अर्थ कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। बोल रहा है हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, क्योंकि हर साल 0.25 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। ये इतना बढ़ते बढ़ते एक दिन बढ़ जाता है, जिसके वजह से लीप ईयर आता है। ये चीज़ हम अभी आपको जस्ट बताए हैं और ये यहाँ आ भी गया, ठीक है। चलिए कुछ मिस्टेक हो रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा, फिर मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने खुद ही बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया भाई, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना। चलिए अब आते हैं एटमॉस्फेयर। बोल रहा है पृथ्वी का वायुमंडल में 5 परतें, ये तो हो ही चुका है, बस इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। 5 परतें में मतलब कि 5 परत में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे कि सबसे निचली परत जो होती है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, ये बात याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि सभी मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, मतलब कि ट्रोटोस्फेयर में होता है। जितने भी मौसम से रिगार्डिंग, मौसम में जो भी बदलाव हो रहे हैं, बारिश हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहे हैं, वो सब कौन से लेयर में होते हैं अर्थ के, तो याद रखना है आपको क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट बोला है समताप मंडल में ओजोन परत होती है, आपको याद रखना है, जस्ट आपको पीछे बताए थे ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। अब बोलेगा कि ओजोन लेयर कौन से, ओजोन परत जो होता है वो वायुमंडल के कौन से परत में होता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मध्य वायुमंडल, ठीक है, यह सबसे ठंडी परत होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है तापमान में आयन मंडल होता है, ठीक है, ताप मंडल में जो होता है वो आयन मंडल होता है। आगे बोला है बहिष मंडल, जो सबसे ऊपरी परत होता है, आपको ये याद रखना है। बोलेगा कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है बहिष्मंडल, कौन सा होता है, बहिष्मंडल। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है अब आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, जैसे कि पृथ्वी में 7 महाद्वीप है, ये बात याद रखना है। 7 महाद्वीप में सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बोले हैं, एशिया है, ठीक है। सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंट्री आपसे पूछेगा कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया में। जाहिर सी बात है कि जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा होगा उसमें, और मतलब कि सीधी सी बात है कि वहाँ ज़्यादा ये होंगे, कंट्री होंगे। नेक्स्ट बोला ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ पे है, तो कैनबरा है, ठीक है। बोल रहा है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा देश आपको एशिया में ही मिलेगा, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है अंटार्कटिका सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप, ठीक है। सबसे ठंडा आपसे पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है नील नदी सबसे लंबी नदी है, ये तो आपको पता है कि सबसे जो लंबी नदी होती है वो नील नदी है। और सबसे जो बड़ी नदी पूछेगा वर्ल्ड का, तो वो है अमेजोन नदी, और सबसे लंबी नदी नील नदी। और भारत का पूछेगा सबसे लंबी नदी है गंगा, और सबसे बड़ी नदी है आपका ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना है। बोल रहा है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछेगा कि कौन है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, कहाँ चला गया, ये रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है भाई, हम यहाँ लिख देते हैं थैंक यू।